आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1919 के क्वेश्चन जो आपके समक्ष है कहता है 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन जो है ना मेरे प्यारे भाई, वो पूछता है ना कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत आपसे पूछ रहा है। 1919 का भारत शासन अधिनियम में था कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अंतिम निर्णय जो है वो गवर्नर जनरल को प्राप्त था। बिल्कुल ठीक है। बजट को दो भागों में बांटा जाता था। पहला जिस पर सदस्य मतदान करते थे तथा दूसरा जिस पर सदस्य मतदान नहीं करते थे। ये भी ठीक है। ये दो पॉइंट जो है भारत शासन अधिनियम 19 देखने को हमें मिलता है। क्लियर है। सदस्य कुल खर्च के 2/3 पर मतदान कर सकते थे जबकि 1/3 भाग पर वे मतदान नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे आपको बता दे कि ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था। सदस्य कुल खर्च के 2/3 पर मतदान कर सकते थे जबकि 1/3 पर जो खर्च का था ना वो गवर्नर जनरल के अधीन होता था। इसलिए गलत हमसे पूछा है। गलत वाला हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक कि दोनों सदनों द्वारा पारित ना हो। आपका जो आंसर है, अगर आप टेस्ट दिए होंगे और आपको जो आंसर मिला होगा उसमें आंसर आपका दिया होगा बी, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? दोनों सदनों द्वारा पारित ना हो। जब तक कि दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो जाता है तब तक कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बनता है। इसका आंसर होगा ए। याद रखिएगा, बी मत मार दीजिएगा क्योंकि मिस्टेक से आपको जो आंसर सीट मिला है उसमें बी लगा हुआ है। अब एक बात और आपको बता दे कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इसकी एक खूबसूरती यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है क्योंकि वर्तमान में आपको बता दे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद था और मेरे भाई इसमें 10 अनुसूचियां थी। आज का वर्तमान का जो संविधान है, वर्तमान के संविधान में 395 अनुच्छेद है जिसमें 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद था जिसमें से आज के वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें 250 अनुच्छेद मामूली परिवर्तन करके जोड़ दिए गए थे। इस बात को आप याद रखिए। संविधान के कार्य के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन जो है वो गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? कौन सा कथन गलत है? तो समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास हेतु बुनियादी नियमों का सही उपलब्ध कराना, निर्णय लेने वाली संस्था को सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये वाला जो है वो गलत है। संविधान के कार्य में, संविधान में यह आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि अच्छे लोग आए, ये कथन क्या है? गलत है। संविधान के कार्य के संबंध में दिए गए कथनों में कौन से कथन गलत है? समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना यह जरूरी है, निर्णय लेने वाली संस्था सुनिश्चित करना जरूरी है, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये जो है ना बड़ा अजीब आजकल का दौर है। आप पैसे के दम पर, पैसे के लालच में या प्रचार के आगोश में आकर के हम किसी को या पार्टी विशेष या जाति समूह या जाति पक्ष में आकर के हम वोट दे देते हैं। अच्छे लोग को हम चुनते ही कहां हैं। इसलिए आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। निम्नलिखित में से सही कथन की क्या करना है भाई? तो पहचान करना है। सही कथन, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रस्तावना जो है संविधान की व्याख्या करने की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना जो है संक्षिप्त रूप माना जाता है संविधान का। प्रस्तावना में वर्णित जो उद्देश्य है
सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी सही है। प्रस्तावना में जो उद्देश्य है, अगर सरकार उसको क्रियान्वित नहीं करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को भी इंगित करता है। तो प्रस्तावना जो है मूल रूप से ये संविधान का एक रूपरेखा माना जाता है। इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, हमारा होगा, यानी कि उपयुक्त में से सही जो है सारे के सारे कथन जो है उस भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि क्या गलत है। सही नहीं है का मतलब गलत है पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, तो ये सही है। भारतीय नागरिकता वह है जो अपने देश में अस्थायी रूप से रहता है। नागरिकता बिल्कुल ठीक है, अस्थायी रूप से रहता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भी भारत की नागरिकता बची रहती है। एक भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में 2 बातें, नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम और नागरिकता त्यागने के 3 नियम बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम बताए गए हैं कि जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, वंश के आधार पर हो सकते हैं, अर्जित भूभाग के आधार पर हो सकते हैं, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा। 5 तरीके बताए गए हैं जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन नागरिकता त्यागने के नियम क्या क्या है? पहला नियम है, अगर आप भारत की नागरिकता स्वयं त्याग देंगे तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाए। दूसरा है, अगर आप विदेश में बस जाते हैं बिना बताए और वहीं रह जाते हैं तो भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है, सरकार को यदि शक हो जाए कि आप गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका जो गलत वाला है वो सी है, तो गलत वाला ही चुनना था, तो हमारा सी आंसर हो जाए। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब होता है कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत आपको चुनना है। मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते हैं, इसकी जो चर्चा है वो भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान। और इसमें अनुच्छेद की अगर हम चर्चा करें तो 12 से लेकर के और 35 तक अनुच्छेद पढ़ना, और इसे यह वाद योग है, यह जो है वाद योग्य है। वाद योग क्या मतलब होता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये तो आपको हम बेसिक बात बता दिए मौलिक अधिकार को लेकर के। तो मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है का मतलब हुआ कौन सा कथन गलत है। तो ये बुनियादी मानव अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों को उपयोग करने का अधिकार है, तो बिल्कुल ऑप्शन सही है।
मौलिक अधिकार की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, 100% सही है। तो दो ऑप्शन सही हो गया। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे बाप, गलत बोल रहा है। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये गलत हो गया। और प्रश्न गलत ही चुनने के लिए कह रहा था, तो जो गलत वाला होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि सी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए मनीष कुमार मिश्रा, अब तो मेहनत करने की जरूरत है आपको, थोड़ा प्रयास कीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? जैसा कि अभी हम चर्चा इस पर कर रहे थे, सातवां जो मौलिक अधिकार है, सातवां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। इस बात को याद रखिए। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा जो है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया जाता है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार वाद योग था, यहां नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग नहीं है, यह वाद योग नहीं है। मतलब नीति निर्देशक तत्व का हनन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो युवकों और बालकों को शोषण से सुरक्षा, बिल्कुल ये जो है युवकों और बालकों को शोषण से सुरक्षा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है नीति निर्देशक तत्व में है, निशुल्क और वैधानिक सहायता भी है, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, ये जो है ये नहीं है। क्यों? इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, और 17 जो आता है वो मौलिक अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मध्यपति के द्वारा किया जाता है। आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। और 55 में जो निर्वाचन की रीति है, यानी कि किस पद्धति से होता है, तो किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। 56 में इनके कार्यकाल की बात की गई है, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है। पुनः निर्वाचन का मतलब हुआ कि दोबारा चुन करके आ सकते हैं। 58 अनुच्छेद में योग्यता की बात की गई है, जैसे ये भारत के नागरिक होना चाहिए। योग्यता में उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए।
आया बात समझ में? एक अनुच्छेद 60 जो है इसमें शपथ की बात की गई है, और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद पेज नहीं ले सकते क्या? इसके बाद अनुच्छेद 61 में, ये बहुत जरूरी है 61 वाला, इसमें महाभियोग की बात किया गया है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें लिखा जा सकता है। अभी वर्तमान में 15वां राष्ट्रपति है। पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा थे वीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद थे, छठा नीलम संजीव रेड्डी थे, सातवां थे ज्ञानी जैल सिंह, आठवां थे वेंकट रमन, नौवां थे शंकर दयाल शर्मा, 10वां थे के आर नारायण, 11वां अपना मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां कोई विमान चलाने वाली प्रतिभा देवेसी पाटिल, 13वां थे प्रणब मुखर्जी, 14वां थे रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में 15वां राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ये था राष्ट्रपति को लेकर के। तो याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो एकल संक्रमणीय मतपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ये जो आपातकाल वर्ड है, आपातकाल जो वर्ड है, आपातकाल जो वर्ड है, इसके बारे में आपको बता दें, इसकी चर्चा जो है वो भाग 18 में किया गया है। और आपातकाल यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से यह आपातकाल वर्ड लिया गया है। आपात 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। 360 में द्वितीय आपात की बात की गई है। अगर हम थोड़ा चर्चा करें राष्ट्रीय आपात पर, 1962 में पहला बार राष्ट्रीय आपात लगा था जब भारत का चीन के साथ युद्ध हो रहा था। ठीक है ना? भारत का चीन के साथ जब युद्ध हो रहा था। 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, और 1975 में जब देश में आंतरिक कलह था। तो ये 3 बार आंतरिक कलह लगा। राष्ट्रपति शासन तो हमेशा ही चलते रहता है। और वित्तीय आपात एक ऐसा आपात जो भारत में आज तक नहीं लगा। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक ऐसा आपात जो अभी तक एक बार नहीं पूछा, एक बार भी अभी तक भारत में नहीं लगा है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं जब बाहरी आक्रमण देश पे हो रहा होता है, जब हथियार विद्रोह की आवश्यकता महसूस होती है कि देश में होने वाला है, और युद्ध के आधार पर। यानी कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे सही हो जाएंगे इस कंडीशन में। सारे पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? ऑप्शन सी 119 का क्यों नहीं होगा? 119 का अनुपातिक मत प्रणाली इसमें इसलिए नहीं होगा। पहली बात, अनुपातिक मत प्रणाली के बारे में आपको एक बात जानना है होता क्या है अनुपातिक मत प्रणाली? अनुपातिक मत प्रणाली का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के द्वारा जो वोट का वैल्यू होता है इक्वल माना जाना। लेकिन राष्ट्रपति के केस में चूंकि विधायक भी वोट में भाग लेते हैं और हर राज्य के विधानसभा का जो वैल्यू होता है पद का वो अलग अलग होता है। यूपी में कुछ अलग सीट है, इसीलिए अनुपात वर्ड इसमें हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, अनुपात वर्ड हम यूज करेंगे तब जब हम लोकसभा और राज्यसभा का सीट का वैल्यू राष्ट्रपति के लिए जब
राष्ट्रपति के लिए ही जब लोकसभा और राज्यसभा के सीट का वैल्यू माना जाता है उस समय दोनों को इक्वल माना जाता है, लेकिन इसमें विधानसभा भी इसमें अपना योगदान भूमिका निभाता है। इस कंडीशन में इस वर्ड को यूज करना सुटेबल नहीं माना जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के अस्थाई सदन, राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन कहते हैं क्यों? पहली बात, राज्यसभा का जो गठन है वो भारत में हुआ है 3 अप्रैल को और 1952 को। वर्तमान में 245 सीटों पर चुनाव होता है। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये कहना गलत है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्थाई सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन जो है सही है। जब 2 ऑप्शन सही हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला गलत हम मानेंगे, क्यों? क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, इसका भी चुनाव होता है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्र की सीमा भी तय की गई है, उम्र होना चाहिए 30। क्लियर हो गया? संसद के सदन के किसी भी सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। देखिए, संसद के सदन की बात करें तो लोकसभा की बात किया जा रहा है, और गणपूर्ति की बात करें तो इसको एकदम परमानेंट याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। क्लियर है? 1/10। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, कहता है किस परिस्थिति में बुला सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन। यदि विधेयक एक सदन से पारित हो जाए और दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया, मतलब माहौल ऐसा है कि देश हित में विधेयक पास होना चाहिए लेकिन लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं। राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और दोनों को साथ में बुलाता है, बोलो भाई कंप्रोमाइज करो, काम करो, बात करो आपस में। सही है। यदि एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा सदन उसमें परिवर्तन करे तो पहले सदन का मान्य न होगा, तो पहले सदन को मानना होगा। तो इस कंडीशन में भी इतना चीज को समझने का हम एक सरल तरीका आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो तभी बुलाते हैं जब किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों के बीच में विवाद चल रहा होता है। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। दोनों अगर मान जाएंगे तब तो अच्छा है, बुलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर देश हित में कोई विधेयक आने की जरूरत है और एक पक्ष मान रहा है, लोकसभा मान रहा है, राज्यसभा मान ही नहीं रहा है, तो जब विवाद की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है दोनों को बुलाते हैं, उसको संयुक्त अधिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोनों में। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 एसएसटी प्लस जीएस का बैच चल रहा है, कॉम्बो है, 699 रुपया में आप ले सकते हैं। निम्नलिखित न्यायालय में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? पहली बात समझना है, अभिलेख न्यायालय होता क्या है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों। क्यों अभिलेख न्यायालय, ये वर्ड क्यों आता है, इस वर्ड का हम इस्तेमाल आखिर करते ही क्यों हैं मेरे भाई? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय का मतलब यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय एक ही चीज हुआ। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं वर्ड कि सर्वोच्च न्यायालय, और हर राज्य में होता है उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जब भी कोई, मान लो किसी को सजा सुनाना है और किसी को न्यायालय ने सजा सुना दिया, तो जिस आधार पर सजा सुनाया जाता है उस आधार को परमानेंटली के रूप में वकीलों को पढ़ने के लिए केस स्टडी के रूप में उसको संरक्षित करके रखा जाता है। बस इसका मतलब इतना समझना। तो अभिलेख न्यायालय किसको माना जाता है? उच्चतम न्यायालय भी जो अपना रिकॉर्ड देता है किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में, संरक्षित रखा जाता है, और उच्च न्यायालय का भी रखा जाता है।
अच्छे से, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इजी कंसेप्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? आपको जो आंसर सीट मिला होगा उसमें आंसर आपको दिया होगा 1985, जो कि गलत है। याद रखना, वर्ष 1983 में कब दिया गया था? वर्ष 1983 में। तो 1985 वाला जो है वो आपका गलत है। अच्छा, एक्यूरेट अगर डेट याद रखना है तो 9 जून को हुआ था। याद रखना, 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था। कब याद रखिएगा? वर्ष 1983 में। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल नहीं परी। 1930 आप लोग को जो आंसर मिला होगा ना, आप जब क्वेश्चन टेस्ट देते हैं तो आंसर भी मिलता है ना आप लोग को। इसमें ए मिस्टेक से आपको आंसर दे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। हम देखे हैं कि क्वेश्चन तो हम लोग के पास आता ही है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत स्वयं के अधिकार का समावेश किया गया है? इसको याद रखिएगा, ये आर्टिकल है। हम बार बार बोलते हैं कि कुछ नया आर्टिकल जब भी आपको आए उसको याद रखने का प्रयास करें। तो नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत, इसको आप एकदम एक लाइनर के फॉर्म में याद रखिएगा। स्वयं का अधिकार जो है इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 311 में। चूंकि आप सारे आर्टिकल्स को एक बार में याद नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है कि सारे आर्टिकल को रट जाएं, तो हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन के माध्यम से या जो भी तरीका हम या आप इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में उसको याद रखने का। क्योंकि जैसे ही नौकरी लगेगा, आप पढ़ाने चल जाओगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भूलने भी आदमी लगता है। तो इसको याद रखने का प्रयास करना है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पढ़ते हैं कथन को। संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही है। आप जब पढ़े होंगे अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 में पढ़ना है सूची के बारे में। अब ये सूचियां 3 होती है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची, और एक सूची और है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट सूची। अब मेरे भाई, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज सूची जिस पर कानून राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची जिस पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं, केंद्र और राज्य। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं। राज सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब इसमें 52 विषय हैं। तो मेरे भाई, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ को प्राप्त है। बिल्कुल सही है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, ये भी सही है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल के दोनों को निर्माण दिया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। संघ सूची, संघ सूची के अगर उदाहरण आप समझना चाहो ना मेरे भाई, संघ सूची के अगर आप उदाहरण समझना चाहो तो संघ सूची के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ सूची में विदेश मामले आते हैं। कौन से मामले आते हैं? तो संघ सूची में जो है ना मेरे भाई, विदेश मामले आते हैं। क्लियर है? संघ सूची में विदेश मामला आता है। और क्या आ सकता है? रेडियो, डाक, टेलीविजन, सुरक्षा, बैंक, शेयर बाजार,
है ना, बंदरगाह, क्लियर है, बंदरगाह हो गया, शेयर बाजार हो गया, जनगणना हो गया, ऐसे उदाहरण होते हैं संघ सूची में। अगर हम राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची के उदाहरण क्या हो सकते हैं? कृषि, लोक स्वास्थ्य, है ना, कृषि, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, खेल, न्याय, सिंचाई, क्या हो सकता है, पशुपालन, मनोरंजन, पंचायती राज इत्यादि। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो क्या हो सकता है? समाचार पत्र, उदाहरण समझ सकते हैं, समाचार पत्र क्या हो सकता है? समाचार पत्र हो सकता है। और क्या हो सकता है? विवाह हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिवोर्स, विवाह विच्छेद जिसको कहते हैं, विच्छेद, लोक कल्याण इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। एक था अवशिष्ट शक्ति, जो कि कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति का उदाहरण क्या हो सकता है भाई? अवशिष्ट शक्ति का उदाहरण क्या हो सकता है जो कि कनाडा से लिया गया है? साइबर, सॉफ्टवेयर, जितना भी हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रिक सामान। थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले गए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्लियर है क्या? अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? आपको हम बता दें कि जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूची, 8 ही अनुसूची था। 9वां जो अनुसूची था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें रखा गया भूमि सुधार को। क्लियर है? ऐसे करके 12 अनुसूचियां आई। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो हम भाषा पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 में हमको भाषा के बारे में पढ़ना है। पहले 14 भाषाएं थी। पहले कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन अब 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा। भाई मेरे, इसका मतलब हुआ कि 14 पहले था, 22 अभी है, मतलब 8 भाषा जोड़ा गया ना। 8 भाषा जोड़ा गया ना मेरे। अभी जो 8 भाषाएं जोड़ी गई वो कब कब जोड़ी गई? तो मेरे भाई याद रखने का कि सिंधी भाषा जो है ना, सिंधी भाषा जो है यह 1967 में जोड़ा गया और 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा। तो 14 को पहले था, ये को जोड़ा गया तो हो गया 15, हमको 22 पुराना है। तो जोड़ा गया मणिपुरी, जोड़ा गया नेपाली, कोकनी, और ये सब कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन करके। इसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन? एक था डोंगरी, एक था नेपाली, एक था बोडो, अब एक था कौन बताइए? अरे अपना के नाम भुला रहे हैं। अच्छा आ जाएगा। ये सब 2003 में जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। मैथिली, देखिए मैथिली, अपना मैथिली। तो प्रश्न क्या पूछा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? सिंधी भाषा पूछ रहा है ना हमसे, सिंधी भाषा पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले सकते हैं इसको, हमारा कंटेंट यहां से मिल जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो यह सरकारी अनुदान है। सरकारी अनुदान से ही पंचायती संस्थाओं को पैसे मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखना। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंदर। अगर पंचायत किसी भी कारण से, पंचायत का मुखिया अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से या किसी तरह से अगर विघटित मर जाए या कुछ भी घटना घट जाए, अगर वो क्षेत्र खाली है तो 6 महीना के अंतर जो है ना मेरे भाई, चुनाव कराना अनिवार्य। क्लियर है क्या? अभी पंचायत की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप बोलोगे मेरे भाई, याद रखना कि पंचायत जो है ना, पंचायत की जो चर्चा है ना, वो हम लोग भाग 9 में करते हैं और अनुसूची 11 में। आपको हम बता दें कि 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसी 11वां अनुसूची में मेरे भाई रखा गया था पंचायत को। आपको जान के अच्छा लगेगा कि पंचायत में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और बलवंत राय मेहता का नाम आप सुने होंगे। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है और रिपन को पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक माना जाता है। पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत 7000 की संख्या पर, पंचायत समिति 5000 की संख्या पर और जिला परिषद 7000 की संख्या पर। पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में चालू किया गया था। 9 दिन के बाद 2 तारीख को तो राजस्थान के बगदरी जिला में चालू किया गया और 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में इसको पूर्ण रूप से लागू किया था। क्लियर है? संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते भाई, जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। संसद सदस्य के 2/3 बहुमत से किए जाते हैं, भी सही है। लेकिन जनमत संग्रह से नहीं किए जाते हैं। और क्वेश्चन था कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो जनमत संग्रह से। इस कंडीशन में इसका आंसर होगा मेरे भाई सी। क्लियर है? इसका आंसर होगा। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपको बता दे कि जब भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान में 8 ही अनुसूची, लेकिन वर्तमान में तो 12 अनुसूची। 8 अनुसूची के बाद जब 9वां अनुसूची की बात आती है ना, तो पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें भूमि सुधार को रखा गया। फिर 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें दल बदल कानून को रखा गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें रखा गया पंचायती राज्य व्यवस्था को। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें रखा गया नगर पालिका को। तो आपका जो आंसर मिला होगा, जो आंसर सीट मिला होगा, उसमें गलती से सी आंसर लिख दिया गया है, जबकि इसका क्या होगा? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? प्रथम लोक चुनाव में
कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था? तो जान के आपको अच्छा लगेगा, जब आम चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय 14 राष्ट्रीय दल थे, लेकिन आज 2019 का डाटा कहता है कि 2019 में मात्र 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, मात्र 7। लेकिन जब पहला चुनाव हुआ था उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 थी। और जान के आपको अच्छा लगना चाहिए, पहले 14 था। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी फखरू अली अहमद, भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय आंतरिक कलह के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरू अलीदीन अहमद थे। ये वो राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद तो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। क्लियर है? आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि जो होता है 6 वर्ष और 6 वर्ष या तो उम्र होता है 62 वर्ष तक, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पदावधि माना जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष माना जाता है। ये सब वन लाइनर के फॉर्म के क्वेश्चन। कहता है नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए, इनमें से एक कथन ए कहा गया है, दूसरा कथन और कारण आपको चूक करके बताना है। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, गलत है। संघ लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संगठन है और सरकार इसको चलाती है। स्वतंत्र कहना गलत है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में आइए, ए और आर दोनों सही है, गलत हो गया क्योंकि ए तो गलत है। देखिए ए गलत है, ऑप्शन सी। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल, लेकिन आर सही है, आंसर सी। बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा कि जो लगेगा अरे यार इतना आसान था। तो अगर 40 क्वेश्चन है में से 10 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, तो सबको ही बना लेगा। 15 क्वेश्चन तक आसान होंगे, वहां ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, उस सबके लिए आसान होता है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं लौटाएगी तो क्या होगा? तो उसको दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वित्त विधेयक की बात हो रही है और वित्त विधेयक लागू करने का अधिकार केंद्र में लोकसभा को होता है और राज्य में विधानसभा को होता है। तो विधान परिषद के पास विधानसभा फॉर्मेलिटी के लिए भेजता है वित्त विधेयक को। 14 दिन से ज्यादा और नहीं रख सकता है, रख भी लेगा तो भी उसको पास माना जाएगा। इसका आंसर होगा ए। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, लगता है 1-2 दिन पहले हम इस क्वेश्चन को बताए थे। ठीक है, चलिए। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय हो सकता है? तो राज्यपाल जो होता है ना, वो किसी विधेयक को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। पूर्ण विचार के लिए विधानमंडल के पास भी भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। सारे आंसर सही हैं, इसका आंसर हो। देखो, विधानमंडल से जब कोई विधेयक जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करता है तो कानून बनता है। कोई भी विधेयक जब राज्यपाल जब उस पर हस्ताक्षर करता है तो कानून बनता है, और केंद्र में राष्ट्रपति। तो राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल उसको अपने पास रख भी सकता है, विचार करने के लिए लौटा भी सकता है, या राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के लिए अपने पास संरक्षित रख। इसका आंसर होगा। लक्षद्वीप के शासन प्रशासन किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह आता है केरल उच्च न्यायालय के। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से संसदीय समिति के सदस्यों से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है, क्लास खत्म हो जाएगा के साथ क्वेश्चन है। क्लियर है? आप परेशान क्यों हो रहे हो भाई? चलिए, तो कहता है निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्य की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सदस्यों की केवल नियुक्ति होती है, सदस्यों का केवल चयन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर
अथवा नामांकन के आधार पर सदस्य की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। ये दोनों गलत है, ये सही है। क्वेश्चन फिर से समझ लेना। संसदीय समिति के सदस्य पूछ रहा है। संसदीय समिति का जो चयन होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा लाया गया जो एक स्वीकृति प्रस्ताव होता है उसके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, डायरेक्ट याद रखना है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु 1 माह से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। 1 माह के अंदर आपको पंजीकृत करवाना होता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप इसको, इस बार बीपीएससी का एग्जाम देकर के शिक्षक भर्ती वाला नहीं, प्रशासनिक की बात कर रहे हैं, भरोसा उठ गया है, कुछ भी पूछ सकता है। कहता है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रताप भानु मेहता। इसको याद रखिएगा, ये किताब का नाम है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। के लेखक कौन है? प्रताप भानु मेहता है। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुत मतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? देखिए, बहुमतवादी का मतलब हुआ बहुत सारे मत वाला। भारत में एक मत राष्ट्रीय सरकार चलती है, लेकिन एक देश है श्रीलंका। एक देश क्या है? श्रीलंका है, जिसमें बहुत मत का लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था चलता है। बात को याद रखिएगा, ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फंसाने के लिए काफी है। श्रीलंका वही देश है, श्रीलंका भारत का वही पड़ोसी देश है जहां पे हाल ही में वित्तीय आपात लगा था। भारत एक ऐसा देश है जहां आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन श्रीलंका में वित्तीय आपात भी लगा, इसको याद रखना है। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? एक कथन वाला क्वेश्चन आपको है, याद रखिएगा। ये जो कथन था रजनी कोठारी का था, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, एक कथन आपको याद रखना हो। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। 31 जनवरी 1952 को इसका गठन हुआ था। 31 जनवरी 1992 को, 52 को नहीं, 92 को इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था जयंत पटनायक। 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। गठन हुआ था 31 जनवरी 92 को, और जयंत पटनायक जो थे वो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? क्या मुख्य विशेषता नहीं है? क्या नहीं है भाई? भाई, प्रतिबंध न्याय तंत्र। क्या यहां का जो न्याय तंत्र है वो प्रतिबद्ध है? नहीं, प्रतिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र। ये नहीं है, विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। आंसर सी। अर्धसंघीय संरचना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बांटा गया है, शक्ति का वितरण किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, ये दोनों ठीक है। ऑप्शन हमारा बी गलत हो जाए। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। कितने लोग सही जवाब देते हैं? कितने लोग सही जवाब देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रोसेस है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देना पड़ता है, और जिस भी सदन से लिखित सूचना जाता है उस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद 2/3 लोकसभा से और 2/3 राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को या किसी भी उपराष्ट्रपति को या किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया नहीं गया, याद रखिए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। तो अच्छे से याद रखना है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबको नमस्कार। थोड़ी बहुत अगर रह गई हो तो आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे कल।